गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाइए भैया। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज पर आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, इंश्योरेंस नाम से आपको दो जगह पर टॉपिक मिलने वाले हैं। एक तो मॉड्यूल सी में आपको इंश्योरेंस कंपनीज नाम से टॉपिक मिल रहा है, ऐसा ही एक टॉपिक आपको मिलेगा मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में जो आपको टॉपिक मिलेगा भैया, मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपको टॉपिक मिलेगा वो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट नाम से आपको टॉपिक दिखाई देगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मॉड्यूल सी का ये टॉपिक है इंश्योरेंस जो है कंपनीज, यानी इंश्योरेंस के दो टॉपिक आपको मिलने वाले। इन दोनों टॉपिक को अगर हम मिला लें तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत आराम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखते हैं। मैक्सिमम तो 7, 8, 10 कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 2023 में जब इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये पेपर पहली बार जुड़ा और पहली बार जो मई जून में पेपर हुआ था, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज के ये दोनों जो चैप्टर है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, और पेंशन प्रोडक्ट को मिला के 14-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट है। साल दर साल क्वेश्चन जरूर थोड़े कम हुए, लेकिन कम होने के बावजूद भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस कंपनीज मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो 7-8 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं आज भी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ना समझना। क्या क्या आज हम बातचीत करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन किसको कहा जाता है, और LIC अधिनियम पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, जितनी बात इंश्योरेंस पर अभी अगली मुलाकात हमारी और भी होनी है। आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हिस्से पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्लास को शुरू करने के पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया होगा। अगर आप मई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो 3 मई से आपका पेपर भी शुरू है। 22 फरवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उसके पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भैया रजिस्ट्रेशन करके इस वाले झमेले से फुर्सत पाके पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। ज्यादा समय बचा नहीं है। JIB महापैक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। यानी महापैक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं, 15 से ज्यादा बैचेस हैं, जिनका एक्सेस आपको एक साथ मिल जाता है। और आपकी जब तक ये महापैक की वैलिडिटी होगी तब तक जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होंगे उन सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी बैचेस आएंगे उन सबका, और ये सुविधा तीनों ही महापैक में आपको मिलने वाली है। इंडिविजुअल बैचेस की अगर हम बात करें तो 2.0 आपके में एग्जामिनेशन के लिए ही बैच डिजाइन किया गया है। ये भी आपका अभी चल रहा है। और आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वीकेंड बैच चाहता है और नवंबर 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो अभी इन्होंने बैंक ज्वाइन किया हो, मई वाला पेपर नहीं देना चाह रहे हैं, वो नवंबर का पेपर टारगेट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वीकेंड बैच चले, क्योंकि रेगुलर हमें समय नहीं मिल पाया तो लाइव क्लास नहीं देख पा रहे, तो वीकेंड में अगर वो चाहते हैं बैच तो आपके लिए वीकेंड बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। क्लासेस इसमें 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। नवंबर 2026 वाले एग्जाम को ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, जितनी बात। चलिए शुरू करते हैं इंश्योरेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, कहते किसको है इंश्योरेंस। बहुत इत्मीनान से मेरी बात को सुनते चलिएगा ध्यान से। ठीक है जी, देखिए इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं। एक है जिसको हम कहते हैं इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है भैया? बीमा कंपनी। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम कहते हैं इंश्योरर। और दूसरी पार्टीज होती है जिसने बीमा पॉलिसी खरीदी है, उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड, जिसका बीमा हुआ है। यानी जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी होल्डर है उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। वैसे तीसरी पार्टी भी होती है नॉमिनी, लेकिन नॉमिनी एक इनएक्टिव पार्टी होती है। नॉमिनी तभी एक्टिव होती है जब प्राइमरी पार्टी यानी इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है। उस केस में उसको बीमा के राइट्स, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे राइट्स, सब कुछ उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन वो तब जब इसकी मृत्यु होगी, अदरवाइज दो ही पार्टी होते हैं। क्या होता है इंश्योरेंस? ध्यान से समझिएगा। इंश्योरेंस इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? एक एग्रीमेंट है जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को यह प्रॉमिस करता है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना, लॉस, डैमेज या डेथ जैसी कंडीशन होती है, क्या कवर होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने बीमा करवाया है। अगर वो दुर्घटना होती, जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी दुकान का फायर इंश्योरेंस करवाया और अगर आग लग जाती है तो वो दुर्घटना हो गई। जितनी दुर्घटना होगी उसमें जो आपका एक्चुअल लॉस होगा उसका मैं कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, यह मैं आपको वायदा करता हूं। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं। क्या है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को यह प्रॉमिस करता है कि यदि आपके साथ कोई लॉस, डैमेज या कोई ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है तो मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा। यह मैं प्रॉमिस करता हूं। अब मैं कितना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ है
और कितना प्रीमियम आप मुझे दे रहे हो, तो मैं आपके प्रीमियम के अगेंस्ट ही आपको आपका कॉम्पनसेशन दूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। ये जो प्रॉमिस है इन दोनों के बीच में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या करने के लिए? लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए। लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए, इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि आपको कॉम्पनसेशन दिया गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसी को हम कहते हैं भैया इंश्योरेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस। पार्टीज याद रखिएगा, पार्टीज का नाम पूछा जाता है। ठीक हो गई जितनी बात? इंश्योरेंस क्या है ये बात क्लियर है। कितना मैं आपको दूंगा कॉम्पनसेशन, इस बात पर निर्भर करता है कि एक्चुअल लॉस क्या है और प्रीमियम आप मुझे कितना दे रहे हैं। देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, अंडर विच द इंश्योरर यानी बीमा कंपनी agrees to compensate the insured for financial loss arising from specified risk or contingencies in return for a premium paid by the insured। तो मैं आपको कोई लॉस होगा, कोई डैमेज होगा, मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा। कितना? ये डिपेंड करता है कि आपने मुझे कितना प्रीमियम दिया हुआ है। अगली एक और परिभाषा ले लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ सम ऑफ मनी, यानी प्रीमियम, जहां पर एक पार्टी प्रीमियम के बदले, इंश्योरर प्रीमियम के बदले अंडरटेक्स इंडेमनीफाई और कॉम्पनसेट द अदर पार्टी। एक अंडरटेक लेता है, अंडरटेकिंग लेता है कि भैया मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा, यानी आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा। किसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा? इंश्योर्ड को, यानी पॉलिसी होल्डर को, अगेंस्ट स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम एन अनसर्टेन इवेंट। क्लियर है? इंश्योरेंस क्या है इसको हम लोगों ने विधिवत तरीके से समझ लिया। इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, बल्कि इंश्योरेंस लॉस में कॉम्पनसेशन के लिए है। इंश्योरेंस में आपको कॉम्पनसेशन उतना ही मिलता है जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है। अब आते हैं इंश्योरेंस में दो बेहतर कॉन्सेप्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्या होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी, ये दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं और दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी देश के अंदर इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कितना हो चुका है। सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बेसिकली ये बताता है कि आपके देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन क्या है, कितने लोगों ने बेसिकली इंश्योरेंस ले रखा है, उनका कितना प्रीमियम आ रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को व्यक्त किया जाता है आपके टोटल जीडीपी से। आपके टोटल जीडीपी में कितना रेशियो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम से मिल रहा है। अब अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा आ रहा होगा, यानी जीडीपी का बड़ा हिस्सा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम से ही आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है और वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस ने आपकी इकोनॉमी में पेनिट्रेट कर रखा है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बेसिकली यूज किया जाता है इंश्योरेंस के डेवलपमेंट को देखने के लिए। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आपके टोटल जीडीपी का क्या रेशियो इंश्योरेंस प्रीमियम से निकल के आ रहा है, वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहलाता है। इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। देखिए क्या है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट shows the level of development of the insurance sector in a country। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ये बताता है कि इंश्योरेंस का कितना डेवलपमेंट किसी देश में। The penetration rate is measured as the ratio of premium paid in a particular year to the GDP। पेनिट्रेशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर में आपके कुल जीडीपी का कितना रेशियो इंश्योरेंस प्रीमियम से आया हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मार्केट पेनिट्रेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग यूज्ड by customer compared to the total estimated market of the product or service। तो टोटल जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें से कितना आपका प्रीमियम आ रहा है, कितना आपको मिल रहा है। करंटली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज 3.7% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम अभी बात करें तो हमारा लगभग 3.7% है टोटल जीडीपी का जो हमारा पेनिट्रेशन है, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 6.31%। लगभग भारत में कितना है भैया? इसका आधा ही है ना, जितना वर्ल्ड में एवरेज है उसका आधा ही हमारे देश में पेनिट्रेशन है। और ये कैसे निकाला जाता है? आपके टोटल जीडीपी में कितना आपका इंश्योरेंस प्रीमियम से आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका मान लेते हैं टोटल जीडीपी कितना है, मान लेते हैं 500 बिलियन का है। ठीक हो गई इतनी बात? जैसे मान लेते हैं 500 बिलियन का आपका टोटल जीडीपी है। अब इसमें से जो आपको प्रीमियम से मिल रहा है, इसमें से ये एग्जांपल है भैया, आपको प्रीमियम से मिल रहा है मान लेते हैं 80 बिलियन। तो इसको कैसे निकालेंगे भैया? अगर हमें पेनिट्रेशन निकालना है तो टोटल जीडीपी से हम डिवाइड कर देते हैं आपका टोटल जो आ रहा है, ये इसमें कितना आ जाएगा? 8 से 48, लगभग आ जाएगा आपका 6.25%। ठीक है, ये है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये सिर्फ एग्जांपल है। भारत में अभी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो लगभग 3.7% है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, ये बात एकदम क्लियर है। अब आते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी किसको कहते हैं, इंश्योरेंस घनत्व, बीमा घनत्व किसको कहा जाता है। इंश्योरेंस डेंसिटी ये बताता है कि आपकी, इसको हम जनसंख्या पर निकालते हैं,
आपकी कुल जनसंख्या में कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम कितने लोग पे कर रहे हैं? आपकी कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है जिन्होंने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है आपकी कुल पॉपुलेशन का? वो बताता है इंश्योरेंस डेंसिटी, यानी इंश्योरेंस ले कितने लोगों को कवर कर रखा है, ये पॉपुलेशन पर निकाला जाता है। इंश्योरेंस डेंसिटी अलोंग विद द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन is the key measure used to assess the level of development of country's insurance sector। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी के साथ साथ ये बताता है कितना डेवलपमेंट हो चुका है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज टू द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके तुलना में उसमें भारत किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कुल इंश्योरेंस सेक्टर ने कितना प्रीमियम इकट्ठा किया है। तो ये बताता है कितना घनत्व, कितना कवर कर रखा है आपके देश, यानी कितने लोगों ने इस बीमा को परचेज कर रखा है। जितने लोगों ने परचेज कर रखा है वही प्रीमियम पे करेंगे। एक्सप्रेस टिपिकली इन रूपी टर्म्स इन रिप्रेजेंटेड द पर कैपिटा प्रीमियम। तो अगर आप टोटल पॉपुलेशन से, ध्यान समझिएगा, अगर आप अपनी टोटल पॉपुलेशन से जो टोटल प्रीमियम आया है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज, औसतन पर कैपिटा प्रीमियम कितना इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है, ये बताता है इंश्योरेंस डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों बातें क्लियर है भैया? चलिए अब आते हैं एक अधिनियम पर बात कर लेते हैं, वो है LIC एक्ट 1956। देखो क्या है भैया LIC अधिनियम। आपको पता है कि वर्तमान में LIC अभी भी भारत में सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक्स हैं, भारत सरकार की 100% स्वामित्व है। LIC का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अब तो खैर उसमें कुछ डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ है। LIC अधिनियम लाया गया था भारत के अंदर, सितंबर में LIC की स्थापना की जाती है अपने खुद के अधिनियम से, LIC एक्ट 1956, और 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ LIC की स्थापना होती। जो आपका इनिशियल पेड अप कैपिटल था वो 5 करोड़ रुपीस था। ठीक है इतनी बात? तो ध्यान से एक बात को समझिएगा, LIC को लाया गया था इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो कंपनीज काम कर रही थी उनको कंसोलिडेट करके LIC को लाने के लिए, LIC को उनमें एक तो पहली बात कंसोलिडेशन होना था, दूसरा इसी अधिनियम के थ्रू LIC को एस्टैब्लिश करना था। क्लियर होगी इतनी बात भैया? चलिए अब चूंकि अधिनियम है इसलिए इसकी एक एक बात को हमें यहां पर पढ़ते हुए चलना है। In 1956 द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। देखिए LIC को कई, आपके जो इंश्योरेंस सेक्टर है उनको कई सारे अधिनियम रेगुलेट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1938 का एक्ट है, LIC एक्ट है, GIC अधिनियम है, फिर IRD एक्ट 1999 है, इन सबसे वो रेगुलेट होता है। The management of all private life insurance and provident societies was taken over the central government। तो उस समय तक जितनी भी आपकी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी या प्रोविडेंट सोसाइटीज थी उनको एक साथ कंसोलिडेट किया, सरकार ने उनको टेक ओवर कर लिया और उनको LIC में डाल दिया गया। LIC इंश्योरेंस क्या नाम है, LIC एक्ट 1956 के थ्रू। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1956 अपने खुद के अधिनियम से, जो LIC एक्ट 1956 कहलाता है। LIC वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। इनिशियल कैपिटल याद रखिएगा कितना है भैया? 5 करोड़ रुपए। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कंडक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस विद utmost इकोनॉमी एंड स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए पहला क्या है भैया, अभी तक जो बात हुई, जितने भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उनको कंसोलिडेट करना ताकि एक कंपनी में उनको मर्ज किया जा सके, और LIC को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका खुद का अधिनियम LIC एक्ट 1956 लाया गया था। ठीक है जितनी बात? अगला देखते हैं। LIC एक्ट laid the basis of creating LIC of India out of the several insurance companies which existed prior to nationalization। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से एक बात को समझिएगा। तो LIC अधिनियम लाया इसलिए गया था ताकि LIC को क्रिएट किया जा सके, जितनी भी उस समय इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज थी उनमें उनसे LIC को एस्टैब्लिश किया जा सके और उनको कंसोलिडेट करके LIC में डाला जा सके। LIC of India was vested in the exclusive privilege to transact life insurance business in India. This has been done away with as result of amendment made in 1999। तो LIC के पास एक प्रिविलेज था, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था। ये जो अमेंडमेंट हुआ है बेसिकली IRDA अधिनियम 1999 की चर्चा हो रही, जो अपने अधिनियम के थ्रू IRDA की स्थापना की बात करता है। वर्तमान समय में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट जो करने वाली अथॉरिटी है वो है IRD, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2017 में इसमें ऑफ इंडिया शब्द जोड़ा गया और अब ये बन गया IRDAI। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 37 और सेक्शन 38। अब ये सेक्शन 37 क्या कहते हैं, सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 37 ये कहता है भैया कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये गारंटी लेता है कि जो भी LIC ने सम अश्योर्ड, अब जैसे आप LIC से कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको उस LIC के उस बीमा पॉलिसी के समाप्त होने पर जो सम अश्योर्ड मिलेगा, जो कुल धनराशि आपको लमसम मिलने वाली है, जो बीमा में कहा गया है,
उसकी गारंटी भारत सरकार लेता है, ये कहता है सेक्शन 37। इसीलिए एलआईसी पर ज्यादा विश्वास है लोगों का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकअप के तौर पर रहती है, लेकिन यूलिप को छोड़कर, क्योंकि यूलिप क्या है, आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इसको कहा जाता है। ये आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आपका जो यूलिप होता है उसका एक हिस्सा मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहां से आपको रिटर्न मिलता है। तो यहां पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वैसा आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है जितनी बात। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 ये कहता है भैया कि जो एलआईसी है वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत वाइंड अप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू इसको वाइंड अप किया जाएगा। अगर एलआईसी वाइंड अप होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू आप इसको वाइंड अप नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट दिशा निर्देश देगा, उस दिशा निर्देश के अनुसार ही वाइंड अप हो पाएगा। क्लियर है? देखिए सेक्शन 38 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट एलआईसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज और कॉर्पोरेशन। कोई भी लॉ, और लॉ किसमें है? कंपनीज एक्ट में। कोई भी लॉ जो कंपनी या कॉर्पोरेशन के वाइंडिंग अप से संबंधित है उससे ये टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन नहीं देता, ऐसा आदेश नहीं देता। तो केंद्र सरकार ही इसको समाप्त कर सकता है, बंद कर सकता है। कंपनीज एक्ट के नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। अभी इस पर एक और हिस्सा है, अभी इस पर मैं एक और बातचीत करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है, विधिवत इसको हम लोगों ने यहां से समझा। इंश्योरेंस किसको कहते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी किसको कहा जाता है, एलआईसी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर देखे। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट आपसे जो मेरी मुलाकात होगी वो इसके दूसरे हिस्से पर होगी। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी अगर सवाल जवाब आपको करना है तो आप मुझसे यहाँ बातचीत कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मुलाकात में बाकी की बातचीत करने के लिए, इसके दूसरे हिस्से पर चर्चा करने के लिए। अभी के लिए इतना ही मित्रों। क्लियर है भैया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।